फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। मेंस ओरिएंटेड कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस मीन्स CNA में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम आज डेली आंसर राइटिंग क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद उनको आर्टिकल्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला आर्टिकल है कंबाइंड क्राइसिस ऑफ कोविड-19 एंड लोकस्ट इज़ अ बिग थ्रेट एंड कुड लीड टू फर्दर डिजास्टर्स सच एज फेमाइन डिजीजेस एंड इंक्रीज पॉवर्टी। कमेंट मतलब कोविड-19 और टिड्डी का संयुक्त संकट एक बड़ा खतरा है और इससे अकाल, बीमारी और बढ़ी हुई गरीबी जैसी आपदाएं पैदा हो सकती हैं। टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये हम जो है सॉल्व करेंगे ORF के आर्टिकल से। आर्टिकल आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके साथ साथ इसका माइंड मैप भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज़ देयर एन अर्जेंट नीड फॉर इंटरनेशनल डेटा शेयरिंग एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। इंटरनेशनल डेटा शेयरिंग और गवर्नेंस फ्रेमवर्क की तत्काल ज़रूरत क्यों है। तो ये आपका जो आर्टिकल लिया गया है द हिंदू का एक आर्टिकल है, वहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इवैल्यूएट द एफिकेसी ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। आत्मनिर्भर भारत पैकेज की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करें। तो ये आर्टिकल्स, 2 आर्टिकल्स लिए गए हैं द हिंदू में। उन दोनों आर्टिकल से इसको जो है फॉर्म करने की कोशिश की गई है। प्रोज और कॉन्स दोनों देखेंगे और उसके साथ साथ हम वे फॉरवर्ड देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पहला आर्टिकल जो आज हमें देखना है वो है एमिड कोविड-19 क्राइसिस लोकस्ट अपसर्ज थ्रेटन्स फूड सिक्योरिटी। ये आर्टिकल ओरिजिनली ORF में छपा था और शोभा सूरी जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये आर्टिकल बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा फूड सिक्योरिटी वाला जो एरिया है वहाँ पर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। लोकस्ट जो है एक बड़े कंसर्न है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से उगते हैं और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ और बहुत सारे रीजन्स इनकी वजह से परेशान हैं और ये एडवर्स इम्पैक्ट डालेंगे फूड सिक्योरिटी पर। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस लोकस्ट के इन्वेजन को एक अनयूजुअल थ्रेट बताया है फूड सिक्योरिटी के लिए और लाइवलीहुड के लिए, स्पेसिफिकली ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका में, साउथ वेस्ट एशिया में और इंडिया में। तो क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। लोकस्ट होते क्या हैं? तो लोकस्ट आपके टिड्डी जैसे होते हैं और ये बहुत बड़े जो है संख्या में घूमते हैं। मतलब ये इनकी जो कलेक्शन होता है बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ जाते हैं ये जब ग्रेगेरियस फेस में होते हैं। ग्रेगेरियस फेस मतलब जब इनका जो है ग्रोथ अच्छी हो रही हो और इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब ये उड़ते हैं तो पूरा आसमान काला काला दिखाई देने लगता है, इतनी ज़्यादा संख्या होती है। फिलहाल जो तबाही मचाए हुए लोकस्ट वो उसका नाम डेजर्ट लोकस्ट है। तो ये आपका प्रीलिम्स में आ सकता है कि डेजर्ट लोकस्ट मतलब किस तरह, कौन से लोकस्ट ने आपका तबाही मचाई हुई है इंडिया में या फिर एशिया में या अफ्रीका में। तो उसका नाम है डेजर्ट लोकस्ट और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को। लोकस्ट जब बहुत तेज़ी से फैलते हैं और जब क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं तो उस चीज़ को कहा जाता है लोकस्ट प्लेग। लोकस्ट प्लेग कभी कभी अर्थ का 1/5 हिस्सा मतलब 20% सरफेस तक कवर कर सकता है और 1/10 ऑफ अर्थ की जो पॉपुलेशन है उसकी लाइवलीहुड को थ्रेटन कर सकता है। अगर लोकस्ट के आउटब्रेक को एशिया और अफ्रीका में देखें और एनालाइज करें तो हमें ये पता चलेगा कि ये एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग ग्राउंड से ओरिजिनेट होते हैं और फिर वहाँ से माइग्रेट करते हैं। तो इनका ब्रीडिंग ग्राउंड फ़िलहाल इथोपिया के आसपास है, वहाँ पे ये जो है ब्रीड कर रहे हैं, उसके बाद माइग्रेट करके विंड की डायरेक्शन में माइग्रेट करके आसपास के एरियाज़ में तबाही मचा रहे हैं। एक अकेला स्वाम जो है लोकस्ट का, उसमें 80 मिलियन तक लोकस्ट हो सकते हैं, मींस 8 करोड़ तक लोकस्ट हो सकते हैं और उनकी जो कैपेसिटी होती है उड़ने की वो 100 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं विंड की डायरेक्शन में। एक स्वाम ऐसे ही उड़ के गया था नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका से ग्रेट ब्रिटेन में 1954 में। इसी तरह से एक स्वाम जो है वेस्ट अफ्रीका में से जो है कैरेबियन में गया था 1988 में और दोनों ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। लोकस्ट काफ़ी वॉरेशियस ईटर्स होते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से खाते हैं और कभी कभी अपने मतलब डेली अगर उनकी खाने की बात करें तो वो अपने वेट के बराबर प्लांट्स को खा सकते हैं एक दिन के अंदर। लोकस्ट वॉच ने अभी फ़िलहाल 3 हॉट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है जहां से लोकस्ट काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। सबसे पहला हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये आपको याद होगा, इस तरह का जो एरिया होता है इथोपिया सोमालिया वाला एरिया है उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका हम कहते हैं। वहाँ पे स्वान्स जो है ब्रीड कर रहे हैं और वहाँ से आसपास के एरिया में जो भी 200 किलोमीटर के एरिया में आसपास कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये उड़ के जा रहे हैं, माइग्रेट करके जा रहे हैं और वहाँ पे ये तबाही मचा रहे हैं। रेड सी के एरिया में काफ़ी तेज़ी से फैले हैं, ये अफेक्ट कर रहे हैं सूडान और इजिप्ट के बॉर्डर को। उसके साथ साथ इंडो पाकिस्तान बॉर्डर तक ये पहुंच सकते हैं, पहुंच भी चुके हैं।
साउथ वेस्ट एशिया में पहुँचे हुए हैं और ये जो है डैमेज कर रहे हैं ईरान में, इंडिया में और पाकिस्तान में। जब भी बारिश होती है तो ये और तेज़ी से फैलते हैं और इनका जो फैलने का खतरा है वो और तेज़ी से बढ़ जाता है। तो ये खतरा काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा ईस्ट अफ्रीका में, येमन में और ईरान में। तो एक बार देख लेते हैं मैप पर कि कहाँ कहाँ से ये फैलेंगे। तो ये देखिए, अभी फ़िलहाल ये इनका ब्रीडिंग ग्राउंड है। यहाँ से ये दोनों डायरेक्शंस में जाएंगे, इधर की डायरेक्शन में और इधर की डायरेक्शन में। तो ये वेस्ट अफ्रीका में भी सारी जो कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ये कंट्रीज़ रहेंगी, इथोपिया और सूडान, उसके सूडान और सोमालिया। उसके बाद यहाँ आसपास की कंट्रीज़ लाइक साउथ सूडान, फिर आपकी सूडान हो गई, फिर आपकी शाड, नाइगर, माली, ये सारी कंट्रीज़ जो है अफेक्टेड रहेंगी। बट बहुत ज़्यादा इनको जो ग्रीन एरियाज़ हैं ये कॉशन के एरियाज़ हैं। अब यहाँ पे अभी फ़िलहाल इतना खतरा नहीं है। येलो जोन जो है वो थ्रेटेंड है और रेड जोन में काफ़ी तेज़ी से खतरा है, ये डेंजरस जोन्स हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए आप, मिडिल ईस्ट में भी ज़्यादातर जो एरियाज़ हैं वहाँ पे लोकस्ट का खतरा है। वहाँ से ये फैलते हुए ईरान के थ्रू होते हुए ये रेड सी को क्रॉस करते हुए सीधे इंडिया तक पहुँचेंगे। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में गुजरात और राजस्थान में पहुँच रहे हैं। तो ये जो ऑलरेडी अभी इंडिया के 5 स्टेट अफेक्टेड हैं और इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है देखी जा रही है। तो मैप ये इंडिकेट करता है कि मई से जुलाई के बीच में थ्रेट जो है वो ईस्ट अफ्रीका में है, फिर उसके अलावा इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, सूडान और साहेल रीजन जो वेस्ट अफ्रीका का है वहाँ ब्रीडिंग एरियाज़ हैं। स्वाम्स मैच्योर करके एग्स को लेकर रहे हैं केनिया और इथियोपिया में और स्प्रेड कर रहे हैं सोमालिया में। थ्रेट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ करेगी, जैसे ही बारिश होगी तो और तेज़ी से इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि बारिश में ये ब्रीड करते हैं। साउथ वेस्ट एशिया के रीजन में माइग्रेशन हो रहा है, बलूचिस्तान से बिगिन हो चुका है और ये ग्रुप्स में राजस्थान तक पहुंच रहे हैं। दूसरा जो चैलेंज है इंडिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए वो ये है कि कोविड-19 का भी पैंडेमिक का चल रहा है। तो ये दुगना बार हो गया, 2 फ्रंट पे वॉर लड़ना पड़ेगा। एक तो कोविड के इन्फेक्शन से लड़ना है और दूसरा जो हमें फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। स्वान के अंदर 40 मिलियन तक लोकस्ट हो सकते हैं और वो इतना खाना खा सकते हैं जितना 35,000 लोग खाएँ। 20 कैमल्स या 6 एलिफेंट्स के बराबर ये खाना खा सकते हैं, मीन्स प्लांट्स को ख़त्म कर सकते हैं। यूएन की एक जॉइंट स्टेटमेंट में ये बताया गया था कि ईस्ट अफ्रीका का जो रीजन है वहाँ बहुत बुरी तरह से क्लाइमेट चेंज और कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड शॉक से जूझ रहा है। लाखों की संख्या में लोग एक्यूटली फूड इनसिक्योर हैं और अब वो दूसरा जो खतरा झेल रहे हैं वो है डेजर्ट लोकस्ट के फॉर्म में। तो इसीलिए हमें ज़्यादा डिसिसिवली काम करना होगा और क्योंकि अभी रिस्क ये है कि हमें 15 गुना ज़्यादा स्पेंड करना होगा उन लोगों को खाना देने के लिए जिनकी लाइवलीहुड्स और फूड जो क्रॉप जो है बर्बाद हो गए हैं लोकस्ट के स्वाम्स की वजह से। डेजर्ट लोकस्ट जो है ब्रीड कर रहे हैं ईस्ट अफ्रीका में, येमन में और साउदर्न ईरान में, और वो सीरियसली इंक्रीज़ करेंगे थ्रेट को, फूड सिक्योरिटी की थ्रेट को एशिया और अफ्रीका के रीजन में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा था कि वर्ल्ड जो है हंगर पैंडेमिक की ब्रिंक पे है। तो ऑलरेडी एक पैंडेमिक चल रहा है और वो पैंडेमिक है कोविड का। तो दूसरा जो पैंडेमिक हमें झेलना पड़ सकता है वो है हंगर पैंडेमिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका लाइन है, इसको आप कोड कर सकते हैं कहीं पे भी। मल्टीपल फैमिन्स हो सकते हैं, जैसे बाइबल में बताया गया था कि बहुत बुरी तरह से अकाल पड़ेंगे, तो वैसे अकाल जो है फेस किए जा सकते हैं और मतलब 1-2 महीनों के अंदर, आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर हमें ये झेलना पड़ सकता है। ऑलमोस्ट 9 में से 1 व्यक्ति जो है भूखा है और ये चैलेंज काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और इसकी वजह से हमारा जो गोल है SDG 1 जो है आपका ज़ीरो हंगर वाला, जो हमें 2030 तक मीट करना है, वो मीट नहीं हो पाएगा। हंगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है अफ्रीका में और एशिया में, और उसके साथ साथ अंडर न्यूट्रिशन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इन प्रॉब्लम्स के अलावा और भी प्रॉब्लम्स जो है हमारी बढ़ गई हैं। फूड इनसिक्योर हम हो गए हैं और ये जो प्रॉब्लम है फूड इनसिक्योरिटी की, ये 55 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ में है, ऐसा 2020 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस का कहना है। ऑलमोस्ट हाफ, दैट इज़ 77 मिलियन लोग 22 कंट्रीज़ में, जो मिडिल ईस्ट और एशिया, लेक शार्ड बेसिन और सेंट्रल साहेल बेसिन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका, उसके साथ साथ सेंट्रल अमेरिका की बात करें तो इन एरियाज़ में आधे से ज़्यादा लोग भूखे हैं। लेटेस्ट एनालिसिस ये बताती है कि 130 मिलियन लोग हंगर की तरफ पुश हो रहे हैं कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से। तो अकेले कोविड-19 से 130 मिलियन लोग हंगर की तरफ पुश हो रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको FB में फैक्ट बुक में डालना है।
ये ऑलरेडी जो हमारे फूड इनसिक्योर लोग हैं वो 265 मिलियन ऑलरेडी फूड इनसिक्योर हैं, उसमें हम 130 और जोड़ दीजिए तो कितने ज़्यादा आपकी फूड इनसिक्योर लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लोकस्ट का जो इन्फेस्टेशन है ईस्ट अफ्रीका में और इंडिया में, ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा मानसून के सीज़न में, क्योंकि मानसून जो है इनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और ये काफ़ी तेज़ी से ब्रीड कर सकते हैं। फूड इनसिक्योरिटी ऑलरेडी प्रेवलेंट है ईस्ट अफ्रीका में भी और इंडिया में भी, और इसीलिए लोकस का जो इन्फेस्टेशन है ये हमारी फूड इनसिक्योरिटी को बढ़ाता है। उसके साथ साथ जो पास्चर्स हैं लाइव स्टॉक के, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इवन ना केवल हम फूड इनसिक्योर हैं, बल्कि हमारे जो पशु हैं उनका चारे को भी प्रॉब्लम है टिड्डियों के इन्फेक्शन से। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 23 कंट्री, उनमें से 9 कंट्री आपकी ईस्ट अफ्रीका में है, 11 कंट्री नॉर्थ अफ्रीका में है और मिडिल ईस्ट में है, 3 कंट्री साउथ एशिया में है, वो इन्फेक्ट होंगी और लोकस की वजह से। सबसे बड़ा ये बुरा क्राइसिस है पिछले 25 साल में इथोपिया में, पिछले और सोमालिया में। पिछले 26 साल में सबसे बड़ा ये लोकस का इन्फेस्टेशन है इंडिया के अंदर, और पिछले 70 साल में सबसे बुरा इन्फेस्टेशन है केन्या के अंदर। रीसेंट असेसमेंट रिपोर्ट जो इथोपियन गवर्नमेंट की तरफ से आई थी, उसने ये बताया है कि केवल इथोपिया में 2 लाख हेक्टेयर जो क्रॉप्स है वो बर्बाद हो गया है और सीरियल का लॉस हुआ है 3,56,000 टन्स का अभी तक लोकस के इन्फेस्टेशन से, और ये नंबर और तेज़ी से बढ़ेगा। और आप एक और चीज़ देखिए कि इथोपिया में ऑलरेडी 8.5 मिलियन लोग सफ़र कर रहे हैं एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी से, और ये क्राइसिस डबल हो जाएगा लोकस्ट और कोविड-19 के जॉइंट इन्फेस्टेशन की वजह से। पाकिस्तान जो है काफ़ी बुरा लोकस्ट इन्फेस्टेशन झेल रहा है पिछले 20 साल में, और उसने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी जिससे कि क्रॉप्स को और फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो लोकस्ट है ये राजस्थान और गुजरात रीजन में स्ट्राइक किए हैं, और इन्होंने ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन आएगा यहाँ पे हेक्टेयर फार्मलैंड जो है बर्बाद कर दिया है। पंजाब हरियाणा, हमने 2 स्टेट्स ये देख ली, राजस्थान गुजरात, 2 और स्टेट्स पंजाब हरियाणा और उसके साथ साथ एमपी, टोटल हमारे 5 स्टेट्स फिलहाल लोकस्ट के इन्फेस्टेशन को झेल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि लोकस जो है पानी में मतलब रेन वाटर में बहुत तेज़ी से फैलते हैं, और जो भी एरिया साइक्लोन से हिट है वहाँ पे भी ये इन्फेस्टेशन कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से क्लाइमेट चेंज ने एक बड़ा रोल प्ले किया है लोकस की प्रॉब्लम को इंक्रीज़ करने में, और ये और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे लोकस का इन्फेस्टेशन और ज़्यादा ख़राब हो सकता है आने वाले महीनों में। तो जो साइक्लोन इन्वेशन है और जो अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल है, इसने लोकस के इन्वेशन को और ब्रीडिंग को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। राजस्थान गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से 200 करोड़ की असिस्टेंस मांगी थी, जिससे कि फार्मर्स के लॉस को कवर किया जा सके। जो भी आपका लॉस हुआ है लोकस की वजह से, उसका जो टोटल पैसा पैक किया गया है राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा वो 200 करोड़ है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लोकस वार्निंग जो है ऑर्गेनाइजेशन जो कि जोधपुर में सिचुएटेड है, उसने ये बताया था कि लोकस जो है काफ़ी जल्दी इस बार साइट किए गए हैं। हर बार थोड़ा लेट साइट होते थे, इस बार काफ़ी जल्दी साइट किए गए हैं, और ये जो है डिवास्टेटिंग इफेक्ट कर सकते हैं राबी क्रॉप पर राजस्थान और गुजरात में। ऑलरेडी ये पहले हमें बताया गया था, जुलाई से अक्टूबर के लिए कहा गया था पिछले साल, बल्कि ये अभी तक भी इनका इन्फेस्टेशन कंटिन्यू है। तो एफर्ट्स ये हैं कि हम स्प्रेइंग इक्विपमेंट्स बढ़ाएं, ड्रोन बेस्ड लोकस्ट कंट्रोल स्ट्रैटेजीज़ को हम इंक्लूड करें, और लोकस्ट के इफेक्ट को, अटैक को हम इवेट कर सकें, स्पेसिफिकली इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर। जो बलूचिस्तान से सटे हुए एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा थ्रेट है लोकस्ट की इन्फेस्टेशन की। कंबाइंड क्राइसिस कोविड-19 का और लोकस्ट का ये जो है बाकी डिज़ास्टर्स को, जैसे कि फैमिन मतलब अकाल, डिजीज़ेस और पॉवर्टी को बढ़ा सकता है। एग्रीकल्चर लॉसेस हो रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बहुत तेज़ी से लॉस हुआ है, डिसकंटिन्यूटी हो सकती है सप्लाई चेन्स में, लेबर का लॉस हो सकता है, और पूरा होलसेल मार्केट जो है डिसरप्ट हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन जो है लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी अफेक्टेड था, इसका जो है डिज़ास्टर्स इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर। बॉर्डर के क्लोज़ करने से भी जो बॉर्डर का क्लोज़ किया गया है, इससे भी काफ़ी लिमिटेशन हुई है लोगों के मूवमेंट पर, और इसी वजह से टैकल करना थोड़ा सा लोकस की प्रॉब्लम को डिफ़िकल्ट हो गया है। तो ये वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इसके लिए हमें जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज़ करनी होगी, जिससे कि हम ज़्यादा मॉनिटरिंग कर सकें, सर्वेलेंस कर सकें और इन्वेस्टमेंट कर सकें प्रिपेयर्डनेस प्लान्स में, जिससे कि जो वल्नरेबल नेशंस हैं उनको ज़्यादा रेजिस्टेंट बनाया जा सके लोकस की थ्रेट के खिलाफ। एक नीड है कि हम सोशल प्रोटेक्शन जैसे कि इंश्योरेंस हो गया वो फार्मर्स को प्रोवाइड करें और प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करें इफेक्टिव गवर्नेंस के द्वारा,
जिससे कि लोकस के इन्फेस्टेशन का जो खतरा है वो थोड़ा रिड्यूस किया जा सके। तो जो आर्टिकल का लिंक है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहें तो ओरिजिनल आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। तो अब इसका माइंड मैप देख लेते हैं। सो गाइस, ये इसका माइंड मैप है। माइंड मैप आपसे के साथ शेयर कर दिया जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल t.me/सिविल्स तैयारी पर। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं आगे के लिए। तो लोकस्ट का जो अटैक है वो थ्रेटन करता है फूड सिक्योरिटी को, क्योंकि सबसे पहले देख लेते हैं कि लोकस्ट होते क्या हैं, व्हाट आर लोकस्ट। तो लोकस्ट का यहाँ पे हमने फ़ोटो लगाया हुआ है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि लोकस्ट एक्चुअली देखने में कैसा लगता है। तो लोकस्ट क्या होता है? लोकस्ट जो है आपका ग्रासहोपर जैसा है, बट काफ़ी जो है इनसेशिएबल स्वाम्स में रहते हैं, बहुत झुंड में चलते हैं ये। और ग्रेगेरियस फेस जब होता है, मतलब काफ़ी तेज़ी से जब ये ग्रो कर रहे हो तो ये काफ़ी तेज़ी से झुंड बना सकते हैं। ये वोरेशियस ईटर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं और अपने वेट के बराबर प्लांट्स खा सकते हैं एक दिन के अंदर। फिर उसके अलावा एक सिंगल जो लोकस्ट का स्वाम है उसकी अंदर जो है 80 मिलियन तक लोकस्ट हो सकते हैं और 100 किलोमीटर तक ये विंड की डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं। तो इनकी एक्टिविटी के हॉट स्पॉट्स क्या हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पे ये मैच्योर कर रहे हैं और एग को ले कर रहे हैं। रेड सी एरिया में ये जो है ब्रीडिंग कर रहे हैं। साउथ वेस्ट एशिया में ये माइग्रेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में कि कौन कौन से एरियाज़ हैं, कहाँ से कैसे ये जाएंगे। तो ये पूरा जो है समर में इन एरियाज़ में ये जाएंगे, उसके बाद ये इंडिया तक जाएंगे, समर में ब्रीडिंग करेंगे, फिर ये पूरा एरिया इन्फेस्टेशन होगा, यहाँ पे ये स्प्रिंग में ब्रीडिंग करेंगे। तो ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर लोकस्ट का इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। क्या लेवल है इन्फेस्टेशन का? इथोपिया में 2 लाख हेक्टेयर की लैंड इन्फेस्टेड है और सीरियल का लॉस 3,65,000 टन्स का हुआ है। इंडिया में 5 स्टेट जो है इफेक्ट हुए हैं। राजस्थान और गुजरात सबसे वर्स्ट इफेक्टेड है और 1.7 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फार्मलैंड को इसने बर्बाद किया है। पाकिस्तान में ये सबसे बुरा लोकस्ट अटैक है पिछले 20 साल का और ये जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इसलिए हो जाता है। तो लोकस्ट एक कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है? क्योंकि ये क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है? क्योंकि ये क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, बहुत तेज़ रेट से ग्रो करते हैं। हमें जो है दुगना वॉर लड़ना पड़ रहा है इन्फेक्शन की वजह साथ और फूड सिक्योरिटी के साथ। फिर लोकस्ट जो है 1/1/5 ऑफ अर्थ कवर कर सकते हैं। इनका थ्रेट एग्रावेट हो रहा है क्योंकि मानसून की कंडीशन है जो इनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाती है ब्रीडिंग के लिए। ये बाकी डिजास्टर्स भी ला सकते हैं, जैसे कि फेमिन हो गया, डिजीज़ हो गया और पॉवर्टी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। वर्सन क्यों हो रही है हमारी हंगर प्रोफाइल? कोविड और लोकस की वजह से, क्योंकि 23 कंट्रीज़ जो अफेक्ट हुई हैं। 130 मिलियन लोग जो है पुश हुए हैं पॉवर्टी की तरफ, हंगर की तरफ कोविड-19 की वजह से, और 135 मिलियन लोग जो है ऑलरेडी फूड इनसिक्योर हैं 55 कंट्रीज़ में। ऐसे में लोकस का इन्फेस्टेशन होने से हंगर और ज़्यादा बढ़ जाएगा वर्ल्ड के अंदर। और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है अब? तो वे फॉरवर्ड में हमें इन्वेस्ट करना होगा प्रिपेयर्डनेस प्लान्स में, सर्वेलेंस करना होगा, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलनी होगी, मॉनिटरिंग ज़्यादा करनी होगी और सोशल प्रोटेक्शन देना होगा फार्मर्स को और प्रोड्यूसर्स को, जिससे कि लोगस की वजह से जो भी उनको हार्म हो रहा है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो चलिए आप नेक्स्ट आर्टिकल्स देखते हैं और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमें यहाँ से सॉल्व करना है, मूविंग बियॉन्ड जियोपॉलिटिक्स। क्वेश्चन आपका कहता है कि क्यों एक अर्जेंट नीड है इंटरनेशनल डेटा शेयरिंग और गवर्नेंस फ्रेमवर्क की। तो कोविड-19 ने एक चीज़ हमें क्लियर कर दी है कि टेक जायंट्स के लिए को जो है ऑब्लिगेट करना होगा कि वो डेटा को शेयर करें, जिससे कि ह्यूमैनिटी का जो इंटरेस्ट है उसको अच्छे से टेक केयर किया जा सके। अब देखिए, जो इश्यूज़ हैं टेक्नोलॉजी के वो पोस्ट कोविड-19 सिनेरियो में बढ़ने वाले हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी कन्वर्ज कर रही है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, ये सारी चीज़ें कन्वर्ज कर रही हैं एक जगह पर। टेक्नोलॉजी जो है अब सभी एरियाज़ की कन्वर्ज करके फिर हम उनसे जो है अपने ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए चीज़ों को बना रहे हैं, और इनका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जियो पॉलिटिक्स पे। जियो पॉलिटिक्स के जो इश्यूज़ होंगे आने वाले टाइम पर वो टेक्नोलॉजी और डेटा ड्रिवन होंगे और काफ़ी इंटरडिपेंडेंट होंगे। नेशनल गवर्नमेंट्स और पॉलिसी मेकर्स, उसके साथ साथ हेल्थ रिसर्चर्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, डेटा को यूज़ करेंगे और प्लान करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, सोशल डेवलपमेंट को, और किस तरह से हमें डेडली डिजीज़ को ट्रीट करना है
पहले के मुकाबले ज़्यादा इफेक्टिवली और ज़्यादा अच्छी तरह से। तो आइडिया जो है प्राइवेसी का अभी हाल फिलहाल में चेंज होता हुआ नज़र आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कोविड के कंट्रोल करने की बात करें हम, तो आपने देखा होगा कि जो आपका जो आरोग्य सेतु ऐप है उसमें जो है लोकेशन शेयर करने के लिए वॉलंटरली लोग काफ़ी हद तक तैयार हैं। तो लोग इस वक्त जो है अपनी डेटा सिक्योर प्राइवेसी के लिए इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है। टेक्नोलॉजी और डेटा अब इनहेरेंटली जियोपॉलिटिकल हो गया है। प्रॉपर डेटा जो है कोविड-19 के आउटब्रेक से रिलेटेड डेटा शेयर नहीं हुआ था और यही रीज़न है कि चाइना और यूएसए के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं और डब्ल्यूएचओ को ब्लेम किया जा रहा है कि उसने जल्दी रिस्पांस नहीं लिया था। टेक्नोलॉजी का जो नेचर है और डेटा का जो नेचर है, इसने टेक जायंट जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेज़ॉन हो गया, इनको काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन दे दी है। एक टाइम था जब ऐसे टेक जायंट्स को गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी हर जगह, बट आज जो है टेक जायंट्स के पास इतना ज़्यादा डेटा है और इतनी ग्लोबल रीच है कि गवर्नमेंट्स के साथ सेम टेबल पर बैठ के नेगोशिएशन करते हैं। करंट जो पैंडेमिक है उसने ये शो कर दिया है कि लोग एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी लाइव लोकेशंस को शेयर किया जा सके, वो ट्रेस किए जा सके और गवर्नमेंट्स उनके ऊपर निगरानी रख सके। इंडिया के अंदर 90 मिलियन लोगों ने जो है आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया था। तो पैंडेमिक ने चेंज कर दिया हमारे परसेप्शन को प्राइवेसी जैसे इश्यूज़ को लेकर के। टेक जायंट्स को एक लीडिंग रोल निभाना चाहिए जियो पॉलिटिक्स में, और कभी कभी टेक जायंट्स जो है अपने स्टेट की प्रॉक्सीज़ के रूप में काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल है हुआवे का। तो हुआवे में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आई हुई है, क्योंकि इसको एज अ प्रॉक्सी जो है के रूप में देखा जा रहा है यूएसए के द्वारा और यूरोपियन यूनियन के द्वारा, तभी जो है हुआवे के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर है उसमें जो गवर्नमेंट्स की पोजीशंस है वो हुआवे की 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गई या फेसबुक के जो है net.org के अटैम्प्ट के ऊपर हो गई। तो ये दोनों चीज़ें दिखाती हैं कि टेक जायंट्स को यूज़ करके कंट्रीज़ अपने इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रही हैं, यूएसए फेसबुक को यूज़ करके और चाइना जो है हुआवे को यूज़ करके। अगर हम टेक जायंट्स की बात करें तो इनके पास इतना ज़्यादा अमाउंट का डेटा होता है और इनके पास इतना ज़्यादा डेटा होता है कि वर्चुअली ये किसी भी पर्सन की हर तरह की प्रोफाइल डेवलप कर सकते हैं। तो इनके पास इतना ज़्यादा डेटा है और इसीलिए इस डेटा को जो है यूज़ किया जाना चाहिए सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। बट ये कंपनीज करती क्या हैं, ये डेटा को शेयर नहीं करती और इसी वजह से चैलेंजेस जो है ह्यूमन राइट्स के आते हैं सामने। कोविड-19 एक अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का। तो क्या हम जस्टिस कर रहे हैं लोगों के साथ डेटा ना शेयर करके? फॉर एग्जाम्पल कोविड का अगर डेटा जल्दी शेयर किया गया होता तो शायद कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि इतने ज़्यादा इन्फेक्शंस नहीं बढ़ते। तो डेटा शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में। तो क्या ये सबका राइट नहीं है कि सबको जो है कलेक्टिव डेटा के ऊपर अधिकार मिलना चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर मैं फेसबुक यूज़ कर रही हूँ या मैं गूगल यूज़ कर रही हूँ तो मेरा डेटा ही तो ये मेरा डेटा एज अ यूज़र, मेरा डेटा ये कंपनीज जो है लेती हैं, होल्ड कर रही हैं। तो मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ डेटा देने में। क्योंकि मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ डेटा को देने में, इसीलिए क्या मेरा हक नहीं बनता इस डेटा से जो भी बेनिफिट्स आएगा उनको रीप करने के लिए? तो हमारा जो है जॉइंट ओनरशिप होनी चाहिए डेटा के ऊपर। एटलीस्ट डेटा के जो इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव डेटा है जिससे ह्यूमैनिटी के फेवर में चीज़ें ली जा सकती हैं, डिसीजंस लिए जा सकते हैं, उसके ऊपर सबका हक बनता है। अभी जो फ़िलहाल का डेटा सिस्टम है वहाँ पे इंसेंटिव होता है अलग अलग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का, और साथ साथ गवर्नेंस के और इनके बीच में अभी कोई कन्वर्जेंस नहीं देखी गई है। डेटा को बहुत ज़्यादा, डेटा फ्लो को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखा जाता है और ये पिछले 7-8 साल में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़े हैं। वर्ल्ड के अक्रॉस अगर आप देखेंगे तो डेटा प्रोटेक्शंस लॉ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हुई हैं। इंडिया की बात कर लीजिए, चाहे कहीं और की बात कर लीजिए, इंडिया में भी डेटा लोकलाइजेशन के रूल्स आए थे जिससे कि जो है जो एन्क्रिप्शन कीज़ हैं वो वीकन की जा सकें, डेटा का जो रिटेंशन है वो कंट्री के अंदर हो, और बाई एंड लार्ज जो ये सब चीज़ें पैच वर्क हैं। तो एक लॉ इधर बना दी, एक लॉ उधर बना दी, कॉम्प्रिहेंसिव लॉज नहीं है डेटा को जज करने की। अभी देखिए अगर हम इंटरनेट की बात करें या डेटा इंडस्ट्री की बात करें तो कम से कम 1 दशक हो चुका। डेटा इंडस्ट्री में हर रोज़ इनोवेशंस होते हैं। ऐसे में जो लॉज होती हैं वो काफ़ी पीछे रह जाती हैं, और क्योंकि लॉज काफ़ी पीछे रह जाती हैं ऐसे में डेटा गवर्नेंस की काफ़ी ज़्यादा कमी रह जाती है और उसी का फ़ायदा उठाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पिछले 2 दिन से आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा जो है आधार का डेटा लीक हुआ है डार्क वेब पे।
फिर उसके अलावा जो है आपका डेटा रिलेटेड टू जॉब्स डार्क वेब पे रिलीज़ हुए हैं। तो ये सारा डेटा इंडियंस का रिलीज़ होना और बाकी कंट्रीज़ में भी डेटा लीक्स चलते रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी वल्नरेबिलिटी को बढ़ाता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जो इंटरऑपरेबल हो। जैसे बाकी हमने जो है WTO के रूल्स हो गए या कुछ और बिजनेस करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूल्स हो गए, IPR रूल्स हो गए, तो वो इंटरऑपरेबल होते हैं और जो है उनका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। उसी तरह के स्टैंडर्ड हमें डेटा शेयरिंग के ऊपर भी लगाने होंगे। फ्रेमवर्क हमें बनाना होगा जिससे कि इंटरऑपरेबिलिटी डेटा की देखी जा सके। ये जो आपका फ्रेमवर्क हो ये प्रोटेक्शन करे पर्सनल डेटा की और प्राइवेसी की, उसके साथ साथ मोबिलिटी और सोशल एस्पेक्ट्स का भी इसके अंदर ख्याल रहना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन के जो फ्रेमवर्क हैं, फॉर एग्जांपल जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है यूरोपियन यूनियन की और क्लाउड एक्ट है USA की, ये जो है यूज़र को कंट्रोल देते हैं उनके डेटा का। पर इसके अंदर इश्यूज़ हैं, डेटा लोकलाइजेशन के इश्यूज़ हैं और क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन का इशू रह जाता है। ये फ्रेमवर्क सॉल्व नहीं हुए हैं और डेटा शेयरिंग के लेकर के इनके फ्रेमवर्क में डेटा शेयरिंग को लेकर के अभी सॉल्यूशंस नहीं आए हैं। यूएन भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है एक कंसेंसस डेवलप करने के लिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप USA की बात करें तो ज़्यादातर सर्वर्स USA में सिचुएटेड हैं। अब USA को बहुत स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगा अगर उसके पास बाकी कंट्रीज़ का डेटा आता है, और जब डेटा लोकलाइजेशन की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो डेटा जो टेक जायंट्स हैं उनको इंडिया के अंदर रखना पड़ेगा। ऐसे में जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल रहा था USA को वो कम हो जाता है। इसीलिए कंसेंसस की कमी है, क्योंकि दो कंट्रीज़ का अलग अलग जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से कंसेंसस की कमी है, और इसी वजह से एक फ्रेमवर्क नहीं आ पा रहा है कि किस तरह के नॉर्म्स होने चाहिए साइबर स्पेस में। डेटा फ्लो सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गए हैं टाइम के साथ साथ, और इसीलिए गवर्नमेंट की रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स इंटरऑपरेबल फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए होने चाहिए, जिससे कि हम इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें और रिस्क को मैनेज कर सकें। कोविड-19 के बाद डेटा को किस तरह से हमें मैनेज करना होगा। सो गाइस, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द एफिकेसी ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज, उसमें हम 2 आर्टिकल्स को कंबाइन करके आंसर फ्रेम करेंगे। तो हमें क्यों है इसकी एफिकेसी देखनी है, मतलब प्रोज और कॉन्स दोनों दिखाने हैं। तो प्रोज के लिए हम ये वाला आर्टिकल पढ़ेंगे, अ वेल बैलेंस्ड स्टिमुलस पैकेज। तो इसको देख लेते हैं कि इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। तो गाइस, ये आर्टिकल कहता है कि उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। यहाँ से ये आर्टिकल बिगिन होता है। सारी इकोनॉमीज जो है उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है जैसे USA के पास है। USA की करेंसी डॉलर है, और डॉलर का जो स्टेटस है वो काफ़ी हाई स्टेटस रहता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में डॉलर का यूसेज होता है। ऐसे में USA के पास एक बहुत बड़ा ग्लोबल रिजर्व है करेंसी का। तो USA एक ऐसी कंट्री है जिसके पास एक लग्जरी है कि वो डेट को इश्यू कर सकती है बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के, उसके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं आएगा मैक्रो इकोनॉमिक। इंडिया के पास ऐसा फ्रीडम नहीं है। इंडिया की अपनी कंस्ट्रेंट्स हैं, इंडिया के अपने कंपल्जन्स हैं, और ऐसे में गवर्नमेंट को जो है 2 चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। और जहाँ पे उनको जो है सारे मैक्रो इकोनॉमिक जो है कंपल्शंस को देखना होगा, इंडिया को अपनी जो है डेट की प्रॉब्लम्स को देखनी होंगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डेट ले लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी फिनेंशियल रेटिंग घट जाती है। फिनेंशियल रेटिंग घटने से क्या होता है कि इंटरनेशनल जो आपके FDIs आ रहे थे, FPIs आ रहे थे, एक तो वो रिड्यूस हो जाते हैं, उसके साथ साथ आपका IMF में प्रॉब्लम आने लगती है, और भी बहुत सारी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ऐसे में हम एक पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड डेट नहीं ले सकते हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रेन है। अब इन कंस्ट्रेन को देखते हुए गवर्नमेंट ने ट्विन जो है मंत्रा यूज़ किया था जब स्टिमुलस पैकेज डिज़ाइन किया था, और ये 5 फेजेस में किया गया था। पहला जो स्ट्रेंथ है, पहला जो मंत्र है वो ये है कि ह्यूमन कॉस्ट कोविड की वजह से जो हो रही है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। स्पेसिफिकली जो बॉटम ऑफ पिरामिड है उनको सबसे कम हर्ट होना चाहिए। दूसरा मंत्र ये था कि इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज़ करना है, जिससे कि हम बोल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को ला सकें। तो दोनों चीज़ों को कहीं ना कहीं स्टिमुलस में यूज़ किया गया है, और एक वेल बैलेंस्ड स्टिमुलस बनाया गया है। दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए स्टिमुलस डिज़ाइन किया गया है। पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे स्टिमुलस में डिमांड को और सप्लाई को लिफ्ट करने की कोशिश की गई है। तो ये रिकॉग्नाइज़ है, इस क्राइसिस ने बहुत ज़्यादा डिमांड को जो है हर्ट किया है, सप्लाई को हर्ट किया है। डिमांड पहले से ही हमारी जो डिप्रेस थी। स्टिमुलस पैकेज इसीलिए दोनों चीज़ों को एड्रेस करता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं स्टिमुलस के अंदर जो डिमांड को लिफ्ट करने की कोशिश करती हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इसमें डिमांड को लिफ्ट करने के लिए क्या क्या किया गया है, पहली चीज़ क्रेडिट लाइंस जो है प्रोवाइड की गई हैं MSME को, स्ट्रीट वेंडर्स को और फार्मर्स को। इसके लिए 2 ट्रिलियन एडिशनल क्रेडिट जो है 2 ट्रिलियन का दिया गया है। उससे क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड स्ट्रेंथन होगी इकोनॉमी के अंदर।
कंजम्पशन डिमांड को बढ़ाने के लिए 1.73 लाख करोड़ का जो इम्प्रूवमेंट है इनकम का और वेल्थ इनकम का वो किया गया है वल्नरेबल सेक्शन के लिए। स्पेसिफिकली 20 करोड़ फीमेल जनधन अकाउंट होल्डर्स के लिए को जो है डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे दिए जा रहे हैं। उसका जो ये पहले पैकेज में अनाउंस हुआ था। 50,000 करोड़ की एडिशनल इनकम जो है उनको दी जा रही है। जो लोग TDS और TCS के थ्रू टैक्स काटते हैं तो उनका जो है उनको बेनिफिट देने के चक्कर में 50,000 करोड़ का यहाँ पे स्टिमुलस डिज़ाइन किया गया है। फिर TDS का रेट रिड्यूस करके TDS और TCS का रेट रिड्यूस करके 25% कर दिया गया है। 40,000 करोड़ एडिशनल जो है एलोकेशन किया गया है मनरेगा के लिए, जिससे कि जॉब प्रोवाइड होंगी और जो लोग वापस अपने विलेजेस में पहुंच रहे हैं उनको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा। फिर उसके अलावा 30,000 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए दिए गए हैं। 17,800 करोड़ जो है ट्रांसफ़र किए गए हैं 12 करोड़ फार्मर्स के लिए और 13,000 करोड़ जो है ट्रांसफ़र किया गया है क्वारंटाइन होम्स को रन करने के लिए। स्टेट्स को ये ट्रांसफरिंग की गई है। उसके साथ साथ डिमांड जो है, ये सारे जो मेजर्स हैं इनको अगर कंबाइंड उसमें देखें तो इससे डिमांड ट्रिगर होने की संभावना है। नेसेसरी कंडीशन ये है डिमांड ट्रिगर होने के लिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकवर होनी चाहिए। सप्लाई को बूस्ट करने के लिए 4 फोल्ड जो है रिस्पांस बनाया गया है। सबसे पहला ये है कि जो फार्मर्स है उसकी इनकम सिक्योरिटी रहे, तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज़ को जो है तुरंत लॉकडाउन में एग्जम्पशन दिया गया था। इससे हार्वेस्टिंग हो चुकी थी राबी क्रॉप की और उसके साथ साथ प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस के लिए पंप करने के लिए भी 78,000 करोड़ डाले गए थे, मीन 78,000 करोड़ डाले गए थे, जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा रह सके। दूसरी चीज़ क्या की गई थी कि जो आपका कैश और लिक्विडिटी क्रंच को रोकने के लिए और इंसॉल्वेंसी को रोकने के लिए एक मॉरेटोरियम लगाया गया था सभी बिजनेसेस को, जिससे कि वो अपनी डेट सर्विसिंग ऑब्लिगेशन को 2-3 महीने के लिए 3 महीने के लिए पहले दी गई थी और उसको फर्दर 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया है, जिससे कि एक साथ सारी जो है इंसॉल्वेंसीज ना हो, क्योंकि इस टाइम कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड है फर्म्स का। नेक्स्ट क्या किया गया था कि जो सेल्फ रिलायंस है वो बढ़ाई गई है और ये मेजर्स क्या करेंगे कि एक लार्ज नंबर में जो बिजनेसेस हैं, स्पेसिफिकली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के हो गए, एंटरटेनमेंट के, रिटेल सेक्टर के, जिनके पास टोटल लॉस ऑफ रेवेन्यू है, उनके अंदर इंसॉल्वेंसीज कम होंगी। उसके साथ साथ 90,000 करोड़ का क्रेडिट पैकेज जो है दिया गया था स्टेट इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज़ को, जिससे कि वो अपने ड्यूज़ क्लियर कर सकें। तीसरी चीज़ क्या की गई है कि यहाँ पे डायरेक्टली एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई है प्राइवेट प्रोड्यूसर्स और इन्वेस्टर के लिए एग्रीकल्चर के फील्ड में और मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में। फार्मर्स के पास अब फ्रीडम है, वो चाहें तो APMC को बेच सकते हैं, चाहें तो वो किसी और को, जो भी उनका क्लाइंट की फ्रीडम है, वो किसी भी क्लाइंट को अपनी प्रोड्यूस बेच सकते हैं। अब उनको जो है टिरनी से हटा दिया गया है। मीन्स पहले एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर डाले गए थे ये लोग। ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स काफ़ी कंप्लेन करते थे एग्रो प्रोडक्ट्स की कि उनकी जो है चीज़ों की उनके ऊपर जो है नेसेसरी स्टॉक की रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए उनके बहुत ज़्यादा जो है ट्रेनिंग की जाती है, उनकी जो है बार बार तलाशियाँ ली जाती हैं, तो इससे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस वो मीट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हटा दी गई है। उसके अलावा लिबरलाइजेशन किया गया है डिफेंस सेक्टर का। इससे डिफेंस का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा। इससे इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट बन पाएगी इस स्ट्रैटेजिक सेक्टर में और एज एन एक्सपोर्टर के रूप में भी इमर्ज कर सकती है, स्पेसिफिकली डिफेंस सेक्टर की अगर बात करें। प्राइवेट बिजनेस जो है ऑपरेट कर सकते हैं अब डिफेंस सेक्टर में, जिसको पहले डोमिनेट किया जाता था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के द्वारा। फाइनल जो मेजर लिया गया है वो लाखों लोगों की लाइवलीहुड्स को टच करता है और स्ट्रीट वेंडर्स को लाइवलीहुड को टच करता है, जहां पर उनको क्रेडिट 10,000 तक का दिया जाएगा और रीस्टॉकिंग के लिए। तो ये जो पैकेज है ये गारंटी करता है कि सर्वाइवल हो सके एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ का। उसके साथ साथ जो फ्रेश ग्राउंड स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ले किया जा सके फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे कि ग्रोथ बढ़ सके हमारी। स्टिमुलस का जो टोटल साइज़ है वो 20.97 लाख करोड़ का है और ये प्रॉमिस है, इससे क्या होगा टोटल 10% जो है GDP की ये रिफ्लेक्ट करता है। और ये पैकेज काफ़ी बाकी अगर इकनॉमीज से के साथ कंपेयर करें तो काफ़ी एक अच्छा वेल मेंटेन पैकेज है। यहाँ पे इंडियन फार्मर्स को काफ़ी फ्रीडम मिल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिल रही है, जिससे कि वो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए अपना बड़ा योगदान दे सके पोस्ट कोविड सिनेरियो में। बायोएंसी की वजह से स्टिमुलस के इंडियन फार्म्स जो है एक ऐसे इकोसिस्टम में काम कर पाएंगी जहां पर वो ग्लोबली लोकल मतलब ग्लोबल के साथ साथ लोकल भी हो सकती हैं। तो ग्लोकल वो अपनी ब्रांड बना पाएंगी और इंडियन ब्रांड्स का एक बड़ा शेयर हो पाएगा ग्लोबल मार्केट्स में और वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स में अपना पार्टिसिपेशन दे पाएंगी।
अब हमें जो 1-2 पॉइंट्स अगर हमें क्रिटिसिज्म के देने हैं तो हम इस आर्टिकल को देख सकते हैं, द प्रॉब्लम विद लिक्विडिटी पुश। तो यहाँ से भी हम जो है आउट ऑफ बॉक्स कुछ प्रॉब्लम्स जो कॉन्स हैं उनको मेंशन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्स नहीं देने हैं आपको, प्रोज ज़्यादा देने हैं, कॉन्स कम देने हैं। तो आप ये देख लीजिएगा कि कौन कौन से कॉन्स आपको देने हैं, उनको आप इस वाले आर्टिकल से देख सकते हैं। और इस आर्टिकल में को यूज़ करके हम वे फॉरवर्ड भी यहाँ से ही बनाएंगे। जो लास्ट पैराग्राफ है थिंक न्यू ट्रांसफर्स, इसको हम वे फॉरवर्ड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन भी है और कॉन्स भी हैं इस आर्टिकल में। तो चलिए इस आर्टिकल को एक बार देख लेते हैं। तो इस आर्टिकल में ये आर्ग्यू किया गया है कि लिक्विडिटी पुश की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहली चीज़, लिक्विडिटी होती क्या है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश के लिए अच्छे से एक्सेस मिल जाए। लिक्विड कैश एसेट होना चाहिए जिसको हम कैश से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर कोई लिक्विड मतलब कोई एक्चुअल कैश हो, करेंसी, कॉइन्स हो, नोट्स हो, तो इनको हम लिक्विडिटी कहते हैं। अब यहाँ पर बात आर्ग्यू किया गया है कि लिक्विडिटी को एनहांस करने के लिए की जगह डायरेक्ट ट्रांसफ़र अगर किए जाते हैं पुअर को या उन लोगों के लिए जिनको जो है जिनके एम्प्लॉयमेंट्स खतरे में हैं, तो उससे जो है क्राइसिस जो है कम हो सकता था। अभी फ़िलहाल हमने जो भी हमने अभी इंसेंटिव्स दिए हैं उससे बिजनेसेस को थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, डिमांड का रिवाइवल नहीं होगा जब तक जो है एक प्रॉपर डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र ना किया जाए। तो यहाँ पे जो बात की गई है कि एनबीएफसीज़ को एक बड़ा जो है कैश पुश दिया गया था। फॉर एग्जांपल उनके लिए टीएलआरओ, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस जारी किए गए थे आरबीआई के द्वारा, जहां पर बैंक्स को जो है अलाउ किया गया था कि वो लिक्विडिटी को रेपो रेट पर लैंड कर सकें स्पेसिफिक क्लाइंट्स को। और एक राउंड ऐसी ऑपरेशन की सक्सेसफुल हो चुकी है। और वहाँ पे जो हमने देखा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, कॉमर्शियल पेपर्स हो गए, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वगैरह हो गए थे, इनको जो है इशू करने के लिए लिक्विडिटी दी गई थी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि बड़े बिजनेस जैसे कि एल&टी हो गया या एचडीएफसी हो गया, इनको चीप एक्सेस मिल गया था कैपिटल का, और ये इनकी जो पुरानी हाई कॉस्ट डेट थी उन्होंने इसको डिस्चार्ज करके और चीप डेट जो है ले ली थी। तो और इसका कम एविडेंस है कि नए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इस एलटीआरओ के थ्रू लिए गए थे। नेक्स्ट जो टारगेटेड डिसीजन किया गया था वो एनबीएफसी के लिए किया गया था, जिससे कि उनकी जो बैलेंस शीट है जो ऑलरेडी स्ट्रेस में है उनको रिवाइव किया जा सके। तो एनबीएफसीज़ को जो है बैंक आसानी से लोन देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको ये डर था कि एनबीएफसी को अगर लोन दिया तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वायबिलिटी थोड़ी सी कम थी। और ये चीज़ उनके डर जो है कम ट्रू भी हो गए थे जब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अनाउंस किया कि वो अपने 6 फंड्स को बंद कर रहा है। और रिडम्पशंस की जैसे ही उसने ये अनाउंसमेंट किया तो बहुत सारे रिडम्पशंस की बाढ़ आ गई थी एनबीएफसी सेक्टर में, क्योंकि इन्वेस्टर्स रश कर रहे थे अपना मनी को वापस लेने के लिए। तो ये ऐसे टाइम पर हुआ था जब मोबिलाइजेशन ऑफ फंड की ज़रूरत थी, जिससे कि डिमांड्स को मीट किया जा सके, और बैंक इसीलिए विलिंग नहीं थे कि वो एनबीएफसी को टारगेटेड लोन्स दें। अब इन जो इनिशियल लिक्विडिटी इन्फ्यूजन थे उन्हीं को बिल्ड करते हुए कोविड-19 का पैकेज डिज़ाइन किया गया था, जहां पर बाकी जो इंटरमीडियरीज हैं जैसे सिडबी हो गया, फिर आपका नबार्ड हो गया, फिर आपका हाउसिंग एनएचबी हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, इन सबको जो है रीफाइनेंसिंग करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बैंक्स के लिए, जिससे कि अलग अलग टारगेटेड लैंडिंग सेक्शंस टारगेटेड सेक्शंस को जो है अमाउंट लेंड किए जा सके और स्टिमुलस को बढ़ा के दिखाया जा सके। तो ये जो मेजर्स हैं ये सिर्फ मार्जिनली इफेक्टेड होते हैं, ये अफेक्ट करते हैं अच्छे दिनों में भी, और शायद क्राइसिस के दिनों में ये बिल्कुल काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर देखिए जिनको जो है एक्सेस है क्रेडिट का, या तो वो बोरो नहीं करेंगे या फिर वो इसलिए बोरो करेंगे क्योंकि उनको खुद को प्रोटेक्ट करना है, और वो इन फंड्स को जो है या तो इसमें यूज़ करेंगे, वर्कर्स को पे करने के लिए यूज़ करेंगे, या फिर इन फंड्स को यूज़ करके स्टॉक को बाई करेंगे, इनपुट्स वगैरह अपने पूरे करेंगे। लॉकडाउन के बाद भी जब रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हो जाती हैं तब भी डिमांड कंप्रेस रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का लॉस हुआ है, इनकम का लॉस हुआ बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल है। तो ऐसे में डिमांड जो है बूस्ट होनी जल्दी, ऐसा नहीं कि डिमांड जल्दी बूस्ट हो जाए। ऐसे में स्लगिश डिमांड की वजह से फर्म्स जो है अपनी पास्ट और करंट पेमेंट्स और कमिटमेंट्स को मीट करने में दिक्कत पाएंगे, क्योंकि और इसीलिए वो ज़्यादा पैसा नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास क्रेडिट का एक्सेस है। तो ये डेंजर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो गारंटीज़ दी हैं वो काफ़ी कम है, और इसीलिए जो कंटिजेंट लायबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी, और उससे जो है इस फिस्कल पे उससे क्या होगा कि फिस्कल डेफिसिट पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। डिस्पोजेबल इनकम की अगर बात करें तो जो लिक्विडिटी पुश है वहाँ पे टेम्परेरीली डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाने की बात की गई है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को थोड़ा सा कम कर दिया गया है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स को कम कर दिया गया है, प्रोविडेंट उसके अलावा मॉरेटोरियम्स दे दिए गए हैं डेट सर्विसेज पे।
कुछ मंथ्स के लिए। तो इससे ये उम्मीद की जा रही है कि कैश के इनफ्लो और कैश के बढ़ेंगे और कैश के आउटफ्लो घटेंगे। तो इससे क्या होगा कि लोग जो है लोगों की डिमांड जो है स्पर हो सकती है। पर ये अगर बाकी मेजर्स के साथ हम इनको जोड़ के देखें तो देखिए ऐसा नहीं है कि इनको बाद में ये चीज़ें मीट नहीं करनी है। टीडीएस को बिल्कुल हटाया नहीं गया है, सिर्फ उसका रेट फ़िलहाल के लिए रिड्यूस कर दिया गया है। तो बाद में क्या होगा कि बाद में भी तो पेमेंट करना ही है, तो हो सकता है कि बाद में प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो जाएँ। तो ओवरऑल क्या होगा, ट्रांसमिशन सप्लाई साइड का थोड़ा सा डिक्रीज़ रहेगा और जो रिवाइवल है वो थोड़ा सा वीकन रहेगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होनी है और डिमांड इंक्रीज़ नहीं होने की वजह से सप्लाई भी थोड़ी सी डिप्रेस रहेगी। ऐसे में गवर्नमेंट जो है नए ट्रांसफ़र्स कर सकती है। क्या कर सकती है, पहली चीज़ वो एडिशनल ट्रांसफ़र कर सकती है कैश में और काइंड में, जैसे कि वेज सब्सिडीज़ दे सकती है, इक्विटी सपोर्ट दे सकती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में पैसा बढ़ा सकती है। दूसरी चीज़ क्या है, गवर्नमेंट मोनेटाइजेशन कर सकती है डेट का, डेफिसिट का, और इससे जो है थोड़ा सा गवर्नमेंट के पास एल्बो स्पेस रहेगा जिससे कि वो सारी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, कैश ट्रांसफ़र को इंक्रीज़ कर सके और डिमांड को थोड़ा सा रिवाइव कर सके। नेक्स्ट एडिटोरियल जो हमें देखना है वो है अर्ली टेक ऑफ। यहाँ पे ये बात की गई है कि कोई कंसेंसस नहीं बन रहा है हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए। जब एयरप्लेन से पैसेंजर्स आ रहे हैं स्टेट्स में तो क्या होना चाहिए, किस तरह से मॉनिटरिंग करना है हेल्थ को, इसके बारे में कंसेंसस नहीं बन रहा है, इसीलिए ट्रैवल थोड़ी सी रिस्की हो गई है। तो गाइस इस वाले आर्टिकल में ये आर्ग्यू किया गया है कि नेगोशिएशंस जो हैं स्टेट से काफ़ी लंबे चले, उसके बावजूद भी जो शेड्यूल आया है एयरप्लेन्स का वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और डोमेस्टिक फ़्लाइट को रीलॉन्च करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। कुछ चीफ मिनिस्टर्स जैसे कि उद्धव ठाकरे हो गए महाराष्ट्र के और इडापड़ी पलनीस्वामी हो गए तमिलनाडु के, इन्होंने थोड़ी सी शंका जताई है कि अगर आप इतनी जल्दी से सिविल एविएशन को चालू कर देंगे तो स्प्रेड जो कोविड-19 का खतरा है वो काफ़ी बढ़ सकता है, क्योंकि क्वारंटाइन की मॉनिटरिंग की अपनी लिमिट्स होती हैं। स्टेट्स के पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि क्वारंटाइनिंग जो है कंपलसरी कर सकें, वो भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को बढ़ा सकें। तो बहुत सारे ऐसे, इसीलिए बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। पैसेंजर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे पहले दिन, और कैपेसिटी काफ़ी कम थी है स्टेट्स के अंदर कि लाखों की हज़ारों की संख्या में जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको ट्रैक किया जाए। और इसीलिए कहीं ना कहीं रीशेड्यूलिंग फ़्लाइट के ऊपर जो है थिंकिंग होनी चाहिए कि दोबारा फ़्लाइट को चालू करना है या नहीं करना है। इमरजेंसी एयर ट्रैवल एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इमरजेंसी टाइम में उनको फ़्लाइट का यूसेज मिल सके, और ऐसे में एक टारगेटेड प्रोग्राम हमें चलाना होगा जिससे कि जो नीड है इमरजेंसी पैसेंजर्स की वो तो मीट की जा सके, बाकी जो इंड्यूस डिमांड है कॉमर्शियल फ़्लाइट्स की उसको भी इंड्यूस किया जाए, मतलब वो ना बढ़ाई जाए। मतलब कि नॉन एसेंशियल ट्रैवल को नहीं हमें तवज्जो देनी है, सिर्फ इमरजेंसी ट्रैवल को जो है अलाउ करना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग के लिए आपको वापस जो है सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इमरजेंसी ट्रैवल को प्लान करना है और क्या डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए चाहिएगा, और किस तरह से पैसेंजर्स को एग्रीगेट करना है, पैसेंजर्स को किस तरह से जो है ऐसे पैसेंजर्स को ढूंढेंगे जिनको इमरजेंसी ट्रैवल की आवश्यकता है। ये एक शॉर्ट टर्म ऑप्शन होनी चाहिए। और रिस्क काफ़ी ज़्यादा है डोमेस्टिक एविएशन में। सबसे पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग एक जगह जुटते हैं तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। फिर उसके अलावा अगर आप डोमेस्टिक एविएशन को अलग कर दें तो बहुत सारी ऐसी मिस स्टेप्स हैं जो बहुत सारे स्टेट्स ने अर्ली टाइम पीरियड में, जब हमारा शुरू हुआ था कोविड का क्राइसिस, उस वक्त बहुत सारी गलतियाँ की हैं स्टेट्स ने, उनका खामियाजा अभी हमें भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि मास गैदरिंग हो गई, बहुत सारे स्टेट्स में मास गैदरिंग हुई थी। फिर पॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे, जैसे एमपी में पॉलिटिकल इवेंट हुआ था, फिर आपका नमस्ते ट्रंप वाला इवेंट था। कंज्यूमर क्राउडिंग काफ़ी ज़्यादा इंडिया में तो होती ही है हर जगह कंज्यूमर क्राउडिंग, और स्पेसिफिकली आपने मंडियों में देखा होगा बहुत ज़्यादा कंज्यूमर क्राउडिंग हो गई थी, पैनिक बाइंग हुई बहुत ज़्यादा। तमिलनाडु में स्पेसिफिकली पैनिक बाइंग हो गई थी और इससे बहुत बड़े क्लस्टर्स फैल गए थे। तो कई सारे क्लस्टर फैल चुके हैं, आपका तबलीगी जमात वाला क्लस्टर हो गया, या तमिलनाडु का जो एक मंडी से क्लस्टर हुआ था वो हो गया, या फिर आप दिल्ली वाला क्लस्टर की बात कर सकते हैं, दिल्ली की मंडी से भी क्लस्टर फैले थे। तो ये क्लस्टरिंग हो गई है इन जो है मिस स्टेप्स की वजह से। तो ऐसे में क्या है, कोविड-19 के जो केसेस हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इंडिया 10th लार्जेस्ट कंट्री हो गई है जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस हैं।
तो ये दिखाता है कि हमारे जो रिस्पॉन्सेज रहे हैं शुरू के काफ़ी गड़बड़ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माइग्रेंट लेबर के एरिया में हमारे रिस्पॉन्सेज गड़बड़ रहे हैं। बहुत सारे वर्कर्स जो एक्सपोज हो गए थे और उन्होंने जो है अपनी कम्युनिटीज़ को भी फिर इन्फेक्ट के लिए एक्सपोज कर दिया है, इन्फेक्शन के लिए एक्सपोज कर दिया है। तो स्टेट्स इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि कंटेन किया जा सके। साथ साथ स्टेट ये भी मना कर रहे हैं कि कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, लोकल क्लस्टर्स हैं, क्योंकि उनको क्या करना पड़ा, अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाली स्टेज को वो डिक्लेयर कर देते तो अगेन पैनिक बढ़ जाएगा। हालांकि स्टेट्स ये भी चाहते हैं कि जो मॉनिटरिंग हो वो थोड़ी सी उनको इतनी ज़्यादा ना करनी पड़े, और यही एक रीज़न है कि वो एयर ट्रैवल को थोड़ा सा मना करना चाह रहे हैं। तो शेड्यूल ट्रैवल अगर हम करें तो उससे एक नेशनल पॉलिसी बना दें हम शेड्यूल ट्रैवल की, चाहे वो एयर हो चाहे वो रेल हो, तो वो एक रीज़नेबल एफ़र्ट हो जाएगा और स्टेट्स को जो है प्रिपेयर करने का मौका मिल जाएगा। उसके साथ साथ हमें एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है चालू करनी पड़ेगी। सभी स्टेट को सिमिलर क्वारंटाइनिंग फैसिलिटीज़ देनी होंगी, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को कहीं जाना है, तो ऐसा हो रहा था कल परसों की बात है, किसी को कहीं फ़्लाइट से जाना था, तो देवर आस्किंग कि कौन से स्टेट में क्या क्वारंटाइन के रूल हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो ट्रैवलर को है। ट्रैवलर को पता ही नहीं है कि कौन से स्टेट में वो जाएगा, तो क्या उसे क्वारंटाइन की फैसिलिटी क्या है। तो सभी लोग इस टाइम वेट और वॉच वाली सिचुएशन में हो जाते हैं, और उसके साथ साथ जो स्टेट्स हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रैक्टिसेस नहीं है। वायरस का जो क्राइसिस है बहुत सारे स्टेट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल महाराष्ट्र में देख लीजिए, तमिलनाडु और गुजरात, इन 3 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा वायरस का क्राइसिस है, और दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस है। बट पिक्चर ये चेंज हो सकती है जब डेली फ़्लाइट्स जो है ऑपरेट करने लगेंगी, तो यहाँ से जो क्लस्टर्स हैं वो बाकी दूर दराज के एरिया में फैल सकते हैं, और बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वो चपेट में आ सकते हैं, उनके अंदर भी क्लस्टरिंग हो सकती है। बहुत सारी जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स हैं वो माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर के जा रही हैं, तो ऑलरेडी माइग्रेंट वर्कर्स में भी हाई वायरल लोड पाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल बिहार में आप देखेंगे केसेस जो है माइग्रेंट वर्कर्स के आने से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। सिमिलर कंडीशन आपकी यूपी के अंदर भी है। तो इसीलिए ये एसेंशियल है कि स्टेट से कोऑर्डिनेटेड अप्रोच बनाएं क्वारंटाइन को लेकर के और टेस्टिंग को लेकर के। ट्रैवल चॉइसेस जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दी जानी चाहिए, सिर्फ उन लोगों को ट्रैवलिंग की अलाउ करनी चाहिए जिनके लिए एसेंशियल है। ऑप्शनल जो जर्नी करते हैं लोग, उसके लिए वो हमें डिस्करेज करना है, चाहे वो फ़्लाइट पर हो चाहे किसी और मोड पर हो। तो रिलैक्स करना ट्रैवल जो है उससे पहले, रिलैक्स करने से पहले हमें फोकस कंटेनमेंट मेशर्स करने होंगे और एग्रीड प्रोटोकॉल करनी चाहिए स्टेट्स के बीच में, जिससे कि क्राइसिस और ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल जो हमें देखना है वो है बैटलिंग फॉर फ्री स्पीच। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में अभी इंस्टेंसेस ये देखे गए हैं कि क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल किया जा रहा है प्रेस के खिलाफ, तो ये जो है ख़त्म होना चाहिए। तो देखिए प्रेस हमारा 4th पिलर होता है डेमोक्रेसी का, और 4th पिलर पे अटैक करना थोड़ा सा सही नहीं है स्टेट के लिए। उसके साथ साथ हमारी डेमोक्रेटिक जो एक कंडीशन है वो भी खतरे के अंदर आती है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रेस से मिलती है। अब प्रेस अगर फ्री होकर के अपना काम नहीं कर पाएगी तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी फ़िल्टर्ड आएगी, और इससे आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो पब्लिक लाइफ का एक फ़ीचर हो गया है पिछले 3 दशकों से, जहाँ पर इनडिस्क्रिमिनेट इंस्टीट्यूशनल क्रिमिनल डिफेमेशन जो किए जाते हैं ऑपोजिशन लीडर्स के ख़िलाफ़ और मीडिया के ख़िलाफ़। ऐसे में सबसे जो कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट आया था, वहाँ पे स्टेट को ये कहा गया था कि उसकी जो प्रोसिक्यूट करने की पावर है वो जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और स्टेट्स इतना ज़्यादा प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकती है। वर्डिक्ट आया था जस्टिस अब्दुल कुद्दोसे के टाइम पर, उन्होंने बहुत सारी डिफेमेशन की कंप्लेंट्स को क्वैश किया है जो 2011-12 में फाइल की गई थी। तो इन्होंने जब ये जजमेंट सुनाया था तो इन्होंने बहुत अच्छे जो है पॉइंट्स दिए थे। सबसे पहली चीज़ इन्होंने ये कहा था कि आपको जो है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स यूज़ करने हैं जब भी आप डिफेमेशन कर रहे हैं, और स्टेट फंडेड प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे आप पब्लिक सर्वेंट्स के बिहाफ पे। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ पब्लिक सर्वेंट ए, मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है ए। अब मान लीजिए बी जो है मीडिया पर्सनल है, ए ने कुछ करप्शन किया या कुछ भी हुआ, ए के ख़िलाफ़ जो है बी ने कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखा है, तो अब ए के ख़िलाफ़ न्यूज़पेपर आर्टिकल है, ए पब्लिक सर्वेंट है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब इसके ख़िलाफ़ जो आर्टिकल लिखा है वो ए के लिए डिफेमेशन है, वो उसको तो हम कह सकते हैं, बट ये स्टेट के ख़िलाफ़ जो है कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कही जाएगी ना, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट अल्टीमेटली पब्लिक की सर्विस के लिए होता है। अगर पब्लिक सर्वेंट कुछ गड़बड़ी कर रहा है तो मीडिया का पूरा हक है कि वो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कुछ भी लिखे। तो अगर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो है कुछ किया लिखा जाता है प्रेस में,
तो उसमें सेडिशन के चार्जेस लगाना गलत है और क्रिमिनल डिफेमेशन के चार्जेस भी बहुत सावधानी से लगाने चाहिए। लगाने हैं तो ये इंडिविजुअल पब्लिक सर्वेंट लगा सकता है, स्टेट को नहीं लगाने चाहिए। तो स्टेट को जो है स्टेट फंडेड प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए किसी पब्लिक सर्वेंट के बिहाफ पे। ये इंपॉर्टेंट जो है जजमेंट से चीज़ आई थी सामने, स्टेट फंडेड प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए पब्लिक सर्वेंट के बिहाफ पे। पहला प्रिंसिपल जो स्टेट्स को देखना है वो ये है कि वो कंपल्सरीली इन्वोक ना करें सीआरपीसी के प्रोविजंस, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रोविजंस को। जब एक और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नहीं यूज़ करना है अगर कोई डिफेमेशन कंप्लेंट फाइल की जाती है और जिसकी किसी भी रिपोर्ट के लिए जिसके अंदर क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल क्या हुआ कि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यूज़ करके डिफेमेशन कर रहे हैं और वो भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के में जो है डिफेमेशन का के चार्जेस दायर कर रहे हैं हर उस रिपोर्ट के लिए जिसके अंदर क्रिटिसिज्म है। तो इससे क्या होगा कि इससे आप डेमोक्रेसी को थ्रॉटल करेंगे। फिर कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और यहाँ पे गलतियाँ सबसे होती हैं और मीडिया का काम होता है उन चीज़ों को सामने लेकर के आना, जनता के लिए एक ओपिनियन बिल्ड करना। तो ऐसे में अगर जनता जो प्रेस का काम है अगर वो नहीं करने दिया जाएगा तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो कोर्ट ने ये कहा कि इस तरह के इम्पल्सिव एक्शन का जो है इक्वलेंट होंगे, डेमोक्रेसी को थ्रॉटल करने के बराबर माने जाएंगे वो। उसके अलावा कोर्ट ने ये भी एडवाइस किया है गवर्नमेंट को कि हायर थ्रेशोल्ड होना चाहिए। आपको जो है डिफेमेशन के प्रोविज़न केवल तब यूज़ करने जब बहुत ज़्यादा कोई आपकी एक लिमिट क्रॉस कर देता है। तो आपकी वो जो लिमिट है क्रॉस करने वाली लिमिट वो ऊंची होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड ऊंचा होना चाहिए। अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो उसे बर्दाश्त करना सीखिए। तो बर्दाश्त करने की जो लिमिट है वो आपको बढ़ानी चाहिए। उसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा था कि पब्लिक जो सर्वेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि प्रेस ने उनको डिफेम किया है, उसका मतलब ये नहीं हो गया कि डायरेक्टली वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहेंगे कि वो इनिशिएट कर दे प्रोसीडिंग। तो पब्लिक सर्वेंट डायरेक्टली जो है अपने बिहाफ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सर्विसेज को यूज़ करके डिफेमेशन नहीं कर सकते हैं। वो चाहें तो इंडिविजुअली कर सकते हैं, एज अ सिटीज़न कोई भी डिफेमेशन के केस फाइल कर सकता है, बट एज ए पब्लिक सर्वेंट आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यूज़ करके और प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट नहीं करेंगे अपने बिहाफ पर। तो स्टैट्यूटरी डिस्टिंक्शन होनी चाहिए डिफेमेशन पब्लिक सर्वेंट के डिफेमेशन में और स्टेट के डिफेमेशन में। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का डिफेमेशन कब हो रहा है, ये किस केसेस में होगा, और फिर पब्लिक सर्वेंट का इंडिविजुअल डिफेमेशन किस केसेस में होगा, इनके बीच में आपको एक डिस्टिंक्शन रखना है। पब्लिक सर्वेंट इज़ नॉट इक्वल टू गवर्नमेंट और स्टेट। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं कहा गया है इस जजमेंट में। उसके अलावा जस्टिस कुदोश ने फर्दर ये कहा था कि गवर्नमेंट की ये गलती है कि वो जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को आज्ञा दे देते हैं स्टेट के बिहाफ पे जो है डिफेमेशन के केसेस को लड़ने के लिए जब कोई पब्लिक सर्वेंट उसको फाइल करता है। तो उन्होंने ये साथ साथ प्रोसिक्यूटर्स को भी कॉशन किया है कि इस तरह के जो है वो पोस्ट ऑफिस की तरह काम ना करें। उनका रोल जो है स्क्रूटनाइज करने का है हर मटेरियल को इंडिपेंडेंटली, और जो भी ऑफेंस है वो उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देखना है कि ऑफेंस किया गया है या नहीं, और क्या ये ऑफेंस पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट की बात करता है या जब वो ऑफिशियल फंक्शन कर रहा था या फिर नहीं। मतलब मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट ऑफिशियल फंक्शन करते हुए कुछ काम कर रहा है, ऑफिशियली मान लीजिए वो आपका ड्यूटी पर है, ऑफिशियल ड्यूटी पे है, और ऑफिशियल ड्यूटी में जो है उसके खिलाफ कुछ लिखा जाता है और वो सही कर रहा है काम, तब आप डिफेमेशन का केस दायर करें, तब तो वो आपके लिए गवर्नमेंटल डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा, तब आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सर्विसेज को ले सकते हैं। बट अगर मान लीजिए वो कोई प्राइवेट वर्क कर रहा है और प्राइवेट वर्क करते हुए उसके खिलाफ कोई जो है रिपोर्ट दायर की जाए, तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सर्विसेज लेना जो है सही नहीं होगा। तो ये जो है जस्टिस कुदोश ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहा कि आप पोस्ट ऑफिस की तरह क्यों काम कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस का काम क्या है, मेल आया, मेल को तुरंत जो है रिसीवर तक पहुंचाना। सेम वे अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास डिफेमेशन के सारे केसेस आए और वो डिफेमेशन के केसेस को लेकर के लड़ने लगे, तो ये गलत है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बिहाफ पे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को खुद से स्क्रूटनाइज करनी है सारी एप्लीकेशंस को कि एक्चुअल में ऑफेंस कंडक्ट हुआ है या नहीं, पहली चीज़ ये देखनी है। दूसरी चीज़ ये देखनी है कि ऑफेंस जो है उनके खिलाफ जो कंडक्ट हुआ है वो उनके ऑफिशियल फंक्शन को डिस्चार्ज करते वक्त कंडक्ट हुआ है या नहीं। अगर दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं तभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को केसेस लेने चाहिए, नहीं तो उनको केसेस नहीं लेने हैं।
तो इससे पहले एक मद्रास हाई कोर्ट का रूलिंग आई थी जहाँ पर उन्होंने कहा था क्रिमिनल डिफेमेशन के लिए क्या इंग्रेडिएंट होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी केस क्रिमिनल डिफेमेशन में दायर करना है तो सबसे पहली चीज़ एक जो इशू होना चाहिए वो मैलाइस का इशू होना चाहिए। मतलब आपके खिलाफ़ कोई जो केस किया गया है वो किसी मतलब किसी की नफ़रत की वजह से या किसी के बैड इंटेंशन की वजह से किया गया है, तो बैड इंटेंशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ उसमें होनी चाहिए कि बिल्कुल ट्रुथ का डिसरिगार्ड, मतलब सच्चाई से बिल्कुल परे हो, तो ट्रुथ ना हो, लैक ऑफ ट्रुथ होना चाहिए, ट्रुथ का लैक होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तभी किसी रिपोर्ट को हम क्रिमिनल डिफेमेशन के बाद में दायर कर सकते हैं। अगर कंडीशंस नहीं हैं तो फिर हम उसको क्रिमिनल डिफेमेशन के रूप में नहीं देखेंगे। उसके अलावा एक और जजमेंट किया गया था GR स्वामीनाथन के द्वारा, जिन्होंने कहा कि USA में एक सुलिवान रूल है जहाँ पर जो है एक्चुअल मैलिस टेस्ट की जाती है। मतलब कि जब भी आप क्रिमिनल डिफेमेशन कर रहे हैं तो आपको सुलिवान रूल को फॉलो करना है, उसको जो है लगा के देखना है कि एक्चुअली वो मैलाइस वाली कंडीशन थी कि नहीं। मैलाइस अभी मैंने आपको समझाया था कि किसी के खिलाफ़ कोई मन में दुर्भावना होना, उसको मैलाइस कहते हैं। तो अगर मैलाइस की इंटेंशन से कोई रिपोर्ट लिखी गई है तभी वो क्रिमिनल डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगी। तो जब क्वेश किया गया था ये प्राइवेट कंप्लेन जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ और न्यूज़पेपर के ख़िलाफ़, तो जज ने 2 एक्सेप्शंस बताए थे डिफेमेशन के लिए जो कि सेक्शन 499 में दिए गए हैं। पहला है पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ़ कोई न्यूज़ आर्टिकल लिखता है तो वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आएगा। और दूसरा है आपका कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन ऑन एनी पब्लिक क्वेश्चन। तो किसी का भी पब्लिक क्वेश्चन पे कोई कंडक्ट है तो उसके ऊपर भी हम डिफेमेशन के चार्जेस लगा सकते हैं। ये 2 एक्सेप्शन है सेक्शन 499 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेजिस्लेचर खुद बिलीव करता है कि जब तक ये डिमॉन्स्ट्रेट ना हो जाए कि पब्लिक सर्वेंट का जो कंडक्ट है पब्लिक किसी क्वेश्चन पे वो किसी मैलाइस की उस पर किसी मैलाइस की भावना से कोई जो है कि रिपोर्ट लिखी गई है, तब तक डिफेमेशन का क्वेश्चन अराइज नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है लेजिस्लेचर खुद बिलीव करता है कि आप केवल पब्लिक सर्वेंट पे तभी कोई वो कर सकते हैं जब एक्चुअल मैलाइस हो और सिर्फ उनके पब्लिक कंडक्ट पर के ऊपर या पब्लिक क्वेश्चन के ऊपर अगर कोई रिपोर्ट लिखी गई है तो उसमें डिफेमेशन के चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है आपका सेंटर्स कश्मीर पॉलिसी एंड अ हैवी प्राइस टू पे। तो इस आर्टिकल में आपको क्या करना है, इस आर्टिकल में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि देखिए जब भी आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो एक बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए। ये थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड आंसर है, इसीलिए इसमें से आपको सिर्फ वो चीज़ें देखनी हैं जो आपके काम की हैं। तो काम का क्या है आपके लिए, काम का है नए डोमिसाइल रूल्स। क्या नए डोमिसाइल रूल हैं? डोमिसाइल रूल्स में पहली चीज़ ये है कि आर्टिकल 35A को हटा दिया गया था, उसके बाद जो है डोमिसाइल रूल्स को अभी लाया गया है। संडे में हमने इसका डिस्कशन भी किया था कि क्या डोमिसाइल रूल्स आए हैं, उन्हीं के ऊपर बिल्ड करता हुआ ये आर्टिकल है। तो आपको इस वाले आर्टिकल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि डोमिसाइल के नए रूल्स क्या हैं। तो आपको ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है। नए रूल्स क्या हैं? पहली चीज़, कोई भी व्यक्ति जिसने इस जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 15 साल वो रहा हो या फिर उसने जो है स्टडी की हो पिछले 7 सालों में, ये तो वो जो है डोमिसाइल का सर्टिफिकेट रिसीव कर सकता है। और बेनिफिट्स जो है वो परमानेंट रेजिडेंट्स जैसे ही इनके बेनिफिट्स होंगे। तो पहली चीज़ क्या हो गई, 15 साल वो रहा हो या फिर 7 साल कंटिन्यूसली रहा हो या फिर उसने 10th और 12th की पढ़ाई अगर वहाँ से की है जम्मू एंड कश्मीर से, तो वो रेसिडेंसी के लिए एलिजिबल होगा। उसके साथ साथ एक और जो यहाँ पे चीज़ डाली गई है वो ये है कि यूनियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने पिछले 10 साल यहाँ पे काम किया है जम्मू एंड कश्मीर में, वो एलिजिबल होंगे डोमिसाइल के लिए। उसके अलावा उनके जो है बच्चे भी, मतलब उनके जो नॉन रेसिडेंट चिल्ड्रन होंगे वो भी एलिजिबल होंगे। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविज़न है। हालांकि ये सिर्फ जो है इस पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये पर्टिकुलर प्रोविज़न इंसर्ट किया गया है। ये बेनिफिट जो है यूनियन गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ को मिलता है हर किसी भी जगह पर। स्पेसिफिकली जब हम IAS IPS ऑफिसर्स की बात करें तो उनको जो है अपने होम कैडर के बाहर कभी कभी सर्व करना पड़ता है। ऐसे में बच्चों की जो डोमिसाइल की प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने ये जो है रूल्स लगा रखे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो 10 साल किसी पर्टिकुलर स्टेट में काम कर रहे हैं तो उनको डोमिसाइल इशू की जा सकती है और उनके बच्चों को भी डोमिसाइल इशू की जा सकती है। तो ये यहाँ पे जो है डोमिसाइल की कंट्रोवर्सी इस वजह से क्रिएट हो रही है। और उसके अलावा कोई सेंट्रल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के या रिसर्च इंस्टीट्यूशन में या कोई गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट जॉब में कोई काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में कोई काम कर रहा है, तो उसको जो है एलिजिबिलिटी होगी डोमिसाइल के लिए अगर वो 10 साल वहाँ काम करता है तो।
अब डोमिसाइल के रूल की आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ये पैराग्राफ, एक पैराग्राफ जो है इसका क्रिटिसिज्म वाला ये डाल सकते हैं, छोटा सा पैराग्राफ, कि जब ये डोमिसाइल के रूल बनाए गए हैं तो ये एक फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि जो इवन ऑर्डर था आपका यूटी कन्वर्ट करने का, वो फ़िलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट में है, और इसीलिए सारे जो और इसके खिलाफ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ऐसे में नए रूल्स को लाना इतना ज़्यादा एक सही मूव नहीं थी, और इसको थोड़ा सा वेट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी लाया जा सकता था। तो आप ये एक छोटा सा पैराग्राफ डाल सकते हैं अपने आंसर में। फाइनली आपको ये वाला पैराग्राफ देखना है कि ये सारी चीज़ें होने की वजह से, अगर आप अगस्त 5 से कंबाइन करके ये सारी चीज़ें देखेंगे, पहली चीज़ तो स्पेशल स्टेटस से हटना, दूसरी चीज़ यूटी में कन्वर्ट हो जाना, तीसरी चीज़ डोमिसाइल के रूल्स आना, तो इन सब का कंबाइंड इफेक्ट क्या हो रहा है कि डिसअफेक्शन जो है थोड़ा सा स्टेट के अंदर बढ़ गया है, मल्टीप्लाई हो गया है, और ऐसे में आर्म्ड इनकाउंटर्स जो है काफ़ी बढ़ गए हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी फ्रेजाइल हो गई है स्टेट के अंदर, और पाकिस्तान को टोटली ब्लेम करना फ्यूटाइल है, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमेशा एडवांटेज लेता है डिसअफेक्शन का वैली के अंदर। अभी फ़िलहाल चाइना भी इसका इसका फ़ायदा लेता हुआ नज़र आ रहा है, और इसीलिए हमारे LAC पे बार बार फ्लेयर अप्स देखे जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं। बस 2-3 पैराग्राफ्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन पैराग्राफ्स को ही आपको देखना है इस आर्टिकल में, बाकी ज़्यादा इस आर्टिकल में कुछ देखने वाला नहीं है। तो गाइस, आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। प्रीलिम्स स्पेशल के लिए आज से हम जो है नई सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, TNA, दैट इज़ टारगेटेड न्यूज़ एनालिसिस। यहाँ पे हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक्स को, छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे, और क्या क्या हमारे टेकअवेज हैं प्रीलिम्स के लिए उनको भी हम देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और लाइक करना ना भूलें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।